दोस्तों बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक एग्जामिनेशन के लिए यानी हेड टीचर एग्जामिनेशन के लिए जो डीएलएड का सिलेबस निर्धारित किया है उसके अंतर्गत यूनिट 1 का थर्ड टॉपिक यानी शिक्षा विद्यालय और समाज अंतर संबंधों की समझ का फर्स्ट क्लास मैं आपके बीच में पोस्ट कर चुका हूं अपने चैनल के थ्रू। दोस्तों जिसमें मैंने आपको शिक्षा और समाज के बीच संबंध के बारे में पूरी चर्चा की थी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय और समाज के बीच के संबंध की चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मैं आपको शिक्षा, समाज और विद्यालय की परिभाषाएं बताने जा रहा हूं। जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने इन तीनों की परिभाषाएं निर्धारित की हैं, उन परिभाषाओं को मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको विद्यालय और समाज, फर्स्ट तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, समाज और शिक्षा के बीच संबंध, और इसमें मैं क्या बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया विद्यालय और समाज के बीच संबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो दोस्तों शिक्षा, विद्यालय और समाज अंतर संबंधों की समझ क्लास 2 का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों इस क्लास 2 के वीडियो में मैं आपको चर्चा जो करने जा रहा हूं, जैसा कि शुरू में ही मैंने बताया, और इसमें जो मुख्य चर्चा होगी वो समाज और विद्यालय में संबंध की होगी। क्लास 1 में मैंने आपसे समाज और शिक्षा में संबंध की चर्चा कर दी है। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। शिक्षा की परिभाषा, समाज की परिभाषा और विद्यालय की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके उसको देखते हैं। दोस्तों शिक्षा की परिभाषा में जितने भी शिक्षाविदों ने इसे परिभाषित किया शिक्षा को, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास तथा सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ये महात्मा गांधी का कथन है शिक्षा को परिभाषित करते हुए। वहीं स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को, जो मनुष्य के अंदर है वो उसके अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। वहीं जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि शिक्षा ही उन सभी भीतरी शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सके। तो स्वामी विवेकानंद की बातें, जॉन ड्यूवी की बातें लगभग इसी तरह से सामने आती है। अब देखिए महात्मा गांधी ने जो बातें कही हैं, यानी जो शिक्षा को परिभाषित किया है, उन्होंने भले ही शब्द अलग रखे हैं लेकिन उनका जो लक्ष्य है शिक्षा को परिभाषित करने का वो लगभग सेम नज़र आता है। अब हम लोग यहाँ पर समाज की परिभाषा को देखते हैं। अब देखिए समाज को परिभाषित करते हुए जितने भी समाजशास्त्री हैं उनमें पहला नाम आता है टालकट पार्सन्स का। अब देखिए टालकट पार्सन्स जो हैं इन्होंने कहा है कि समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन तथा साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होता है, वे चाहे वास्तविक हो या प्रतीकात्मक। अब यहाँ पर साधन और साध्य को जरूर आपको समझना चाहिए। अब देखिए साध्य क्या है। साध्य एक लक्ष्य है जिसे कोई मनुष्य पाना चाहता है। साधन क्या है, उस लक्ष्य को हासिल करने का तो जो उपाय या यंत्र है वही साधन है। तो साधन और साध्य के बारे में आप समझ गए होंगे। उसके बाद टालकट पार्सन्स का जो परिभाषा है समाज की, उसे समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब चलते हैं मैकाइवर के परिभाषा की ओर। मैकाइवर ने यहाँ पर 2 परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहला देखते हैं। उन्होंने कहा है कि यह समाज वास्तविक संबंधों का एक जाल है जो सदैव बदलते रहता है। कहने का मतलब कि आज कुछ संबंध होते हैं, कुछ समय के बाद संबंध में बदलाव आता है। तो यही है सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलते रहता है। किन्होंने कहा है? मैकाइवर ने। मैकाइवर ने एक और परिभाषा दी है। मैकाइवर ने कहा है कि समाज नीतियों तथा कार्य प्रणालियों की अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग के अनेक समूहों और विभागों की मानव व्यवहार के, ध्यान दीजिएगा, मानव व्यवहार के नियंत्रण और स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील व्यवस्था को हम समाज कहते हैं।
ये बातें मैकाइवर ने कही है। वहीं अब आगे बात करते हैं मेंजर। तो मेंजर ने कहा है एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी व्यक्ति सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। सबका एक कार्य निर्धारित है और उसी में सब लोग अपने कार्य के अनुसार भाग लेते हैं। ये बातें किसने कही है? मेंजर ने कही है। अब हम लोग बात करते हैं हॉर्न के परिभाषा की ओर। हॉर्न ने कहा कि जिस प्रकार जैविकीय जीवन स्वयं को पोषण एवं प्रजनन के माध्यम से बनाए रखता है और आगे बढ़ाता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन भी जो है वो समाज के माध्यम से आगे बढ़ती है। यानी जिस तरह से जीवन जो जैविकीय जीवन जो है प्रजनन और पोषण के माध्यम से आगे बढ़ता है, तो समाज सामाजिक संबंधों से के माध्यम से आगे बढ़ता है। ये बातें हॉर्न ने कही है। दोस्तों, शिक्षा और समाज की परिभाषा के बाद अब हम लोग विद्यालय की परिभाषा की ओर देखते हैं कि विद्यालय की परिभाषा क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, टीपी नन के अनुसार टीपी नन ने क्या कहा है? तो टीपी नन ने कहा है कि विद्यालय को प्रमुख रूप से ऐसा स्थल नहीं समझना चाहिए जहाँ कुछ निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, बल्कि वह बालकों को निश्चित क्रियाओं तथा अनुशासन का ज्ञान प्रदान करने का स्थल है, जिसका इस विस्तृत विश्व तथा महानता में अस्थायी महत्व है। निश्चित ही सिर्फ ज्ञान सीखा जाने वाला केंद्र नहीं होना चाहिए विद्यालय। विद्यालय कैसा होना चाहिए? जहाँ पर क्रियाओं और अनुशासन का ज्ञान प्रदान किया जाए, और इसी का तो पूरे विश्व और महानता में स्थायी महत्व है। टीपी नन ने बिल्कुल सही बातें कही। अब हम लोग रॉस के अनुसार देखते हैं, रॉस ने क्या कहा है। तो रॉस ने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। अब देखिए, अगर योग्य और सुव्यवस्थित सदस्य समाज में जाएंगे तो समाज का विकास करेंगे, समाज की उन्नति में योगदान देंगे। तो ये है दोस्तों विद्यालय की परिभाषा। अब हम लोग बात करते हैं कि विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। देखिए, विद्यालय और समाज के बीच संबंध स्थापित करने से पहले हम लोगों को विद्यालय की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, विद्यालय की आवश्यकता और महत्व की अगर चर्चा करें तो इसमें क्या है? संस्थागत औपचारिक शिक्षा का केंद्र विद्यालय होता है, बिल्कुल। और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के लिए विविध प्रयत्न करता है, हमेशा। कैसे करता है, किस तरह से ये केंद्र है, इसको समझने के लिए हम विद्यालय की आवश्यकता एवं महत्व को निम्नलिखित प्रकार से बांटते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट वाइज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्या है? व्यक्तित्व का विकास करने में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कृति का विकास तथा हस्तांतरण विद्यालय द्वारा होता है। सामाजिक वातावरण की आवश्यकता विद्यालय द्वारा संभव है। मानवीय गुणों का विकास विद्यालय द्वारा होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो जो पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया, व्यक्तित्व का विकास, संस्कृति का विकास, सामाजिक वातावरण की व्यवस्था, उसके बाद मानवीय गुणों का विकास, ये सब चीज़ अगर होगा तो समाज के लिए बेहतर होगा, और ये विद्यालय के द्वारा ही संभव है। आगे देखते हैं। अब देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने में विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने में भी विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक चेतना का विकास विद्यालय करती है। जटिल समस्याओं का समाधान विद्यालय द्वारा ही संभव है। अब ये जितना भी पॉइंट है ये आपको नोट कर लेना है। विशिष्ट वातावरण विद्यालय द्वारा ही उत्पन्न होता है। आदर्श समाज का निर्माण विद्यालय द्वारा होता है। तो ये जितने भी 10 पॉइंट जो हैं दोस्तों आवश्यकता और महत्व के ऊपर हैं, इससे क्वेश्चन बनेंगे, और जब मैं आगे MCQ लेकर के आऊँगा तब आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सब। अब आगे हम लोग देखते हैं समाज और विद्यालय में संबंध। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समाज और विद्यालय में संबंध की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो विद्यालय और समाज जो है शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, इसलिए दोनों में गहरा संबंध है। विद्यालय यदि औपचारिक संस्था है तो वहीं पर समाज क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का केंद्र है। तो अब देखिए, यहाँ पर औपचारिक संस्था कौन है, अनौपचारिक संस्था कौन है समाज और विद्यालय में, ये आपको नोट कर लेना है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय एवं समाज के बीच संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। इसमें कुछ कारण इस प्रकार है। देखिए, विद्यालय और समाज के बीच संबंध बढ़ाने की जो आवश्यकता है उसको कारण को देखें तो एक एक करके पॉइंट वाइज हम इसको क्लियर करते हैं। विद्यालय समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं,
निश्चित समाज है तो विद्यालय है, अपने लिए ही विद्यालय की स्थापना करता है समाज। और इसलिए समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए विद्यालय के द्वारा। विद्यालय के परिसर में विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा समाज की इन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। विद्यालय में दी जाने वाली पुस्तक की जो शिक्षा है तभी सार्थक होगी दोस्तों, जब उनमें मिले अनुभवों को वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। ऐसे ही अगर शिक्षा ग्रहण कर लिया जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान ले लिया जाए, तो वो शिक्षा नहीं, उसका वास्तविक जीवन में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चे स्वयं चीज़ों को देखें, स्पर्श करें, महसूस करें और उन्हें जानें। यह तभी होगा जब पुस्तक की जो शिक्षा है वास्तविक जीवन से जोड़ा जाएगा। विद्यालय को छोटा समाज कहा जाता है क्योंकि यह समाज द्वारा ही निर्मित होता है। इसलिए विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों की वास्तविक जीवन के अनुभव से परिचित कराए। दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में समायोजन की योग्यता का विकास करना है। कहने का मतलब जिस तरह का परिस्थिति आए उसमें ढल जाना। तो ऐसा विद्यालय एवं समाज के संबंध के बिना संभव ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं विद्यालय और समाज में संबंध के ऊपर। चर्चा जो है, जो मुख्य हमारा फोकस था जिस पर, उस पर चर्चा करते हैं। तो इन दोनों के बीच अंतर को दो बिंदुओं में के द्वारा समझा जा सकता है। जैसा कि पहले क्लास में भी मैंने बताया था, जब समाज और शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करने की बात मैंने उसमें कही थी। आज विद्यालय और समाज में संबंध के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो दो बिंदुओं में इसे समझा जा सकता है। क्या क्या है? तो समाज का विद्यालय पर प्रभाव और विद्यालय का समाज पर प्रभाव। एक एक करके हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, समाज का विद्यालय पर प्रभाव। अब इसको निम्न रूपों में ये प्रभावित करता है समाज विद्यालय को। पहला जो आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक प्रभाव। तो विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य और जो उसका सिलेबस है समाज की संस्कृति से, माने विद्यालय का जो उद्देश्य है, पाठ्यक्रम है, समाज की संस्कृति से प्रभावित होते हैं जिसमें वह स्थित है। यही नहीं दोस्तों, पूरे विद्यालय परिसर में उस समाज की संस्कृति प्रतिबिंबित होती है, दिखाई पड़ता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना है। सिलेबस में नैतिक एवं मूल शिक्षा को तो रखा ही गया है, विभिन्न विषयों में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक जो विषय है, जो विषय सामग्री को भी स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव। अब देखिए, समाज की राजनीतिक विचारधारा विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम जिसे सिलेबस आप कहते हैं, अनुशासन और प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रभावित करती है। प्रजातांत्रिक समाज होने के कारण भारतीय विद्यालय प्रजातांत्रिक नागरिकता और नेतृत्व के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वहाँ के अनुशासन, प्रशासन और पाठ्यक्रम पर भी इसकी छाप दिखाई पड़ती है। तो ये है राजनीतिक प्रभाव। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव। यदि समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वहाँ का विद्यालय भी जो होता है सुव्यवस्थित होता है, संपन्न होता है। लेकिन यदि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तो विद्यालय इन सुविधाओं से वंचित हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, समाज की जो आर्थिक स्थिति है वो शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम पर भी प्रभाव डालती है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य आर्थिक विकास है और कृषि प्रधान देश है दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ कृषि को विद्यालय पाठ्यक्रम यानी विद्यालय के सिलेबस में स्थान दिया गया है। बेरोजगारी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा की व्यावसायिक रूप प्रदान किया जा रहा है। स्पष्ट है दोस्तों कि समाज को आर्थिक स्थिति का विद्यालय पर प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं सामाजिक प्रभाव क्या है। तो विद्यालय में जो दी जाने वाली सामाजिक प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ, तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा सामाजिक समस्याओं के समाधान और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। विद्यालय पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस है, में भी इसी विषय सामग्री को स्थान दिया जाता है जो इसमें सहायक होती है। भारतीय विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम है उसमें सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक विषय सामग्री को रखा गया है। यही नहीं, भारत
तो आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जिन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के कारण विश्व में अपना अलग स्थान बनाए हुए है, उन मूल्यों पर आधारित विषय सामग्री भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों, जितना भी आप यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, इन सब पॉइंट के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि विद्यालय जो है समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए समाज का विद्यालय पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे विद्यालय का समाज पर प्रभाव। अब देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको पॉइंट वाइज क्लियर करने जा रहा हूँ। तो निम्नलिखित रूपों से प्रभावित करता है। कैसे? तो इसमें हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। पहला जो है संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास। तो किसी भी समाज की संस्कृति तभी जीवित रहती है जब वह अपने आने वाली पीढ़ी तक उसे पहुंचाता रहे। यह कार्य विद्यालय करते हैं। विद्यालय बच्चों को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों से भी परिचित कराते हैं, जिससे क्या होता है कि वह कुछ नई बातें अपनी संस्कृति में जोड़कर उसका विकास कर सके। वे उनमें विश्लेषण की योग्यता का विकास भी करते हैं, जिससे वे अपनी संस्कृति से उन बातों को निकाल सके जो अप्रासंगिक हो गई है। अगला जो पॉइंट है समाज का आर्थिक विकास। अब देखिए, विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करते हैं, जिसमें उत्पादन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार होता है और समाज का आर्थिक विकास होता है। यही नहीं, विद्यालय जो है व्यक्तियों में व्यावसायिक कुशलता का भी विकास करते हैं, जिससे वह अपने आजीविका स्वयं कमाने के योग्य बन सके। नई शिक्षा नीति इस ओर ध्यान भी दे रही है। अब है सामाजिक परिवर्तन, जो ऑप्शन यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं, सी सामाजिक परिवर्तन। तो समाज की प्रगति के लिए नवीन सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकारना आवश्यक है। विद्यालय विद्यार्थियों में नवीन सोच का विकास करते हैं, उनकी रूढ़िवादिता अंधविश्वासों को दूर करते हैं और उनके दृष्टिकोण को आधुनिक बनाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार विद्यालय समाज में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब अगला पॉइंट है सामाजिक प्रगति। अब देखिए, विद्यालय समाज को शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा, प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में प्रतिभा संपन्न व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं, जिससे समाज की प्रगति की ओर अग्रसर होने में मदद मिलती है। समाज प्रगति करता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर यहाँ पर जो आप ई देख रहे हैं, ये है समाज की समस्याओं के समाधान में मदद। अब देखिए, विद्यालय विभिन्न विषयों को पाठ्य सामग्री और अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हैं। इससे क्या होता है? इससे समाज को उनका समाधान करने में मदद मिलती है। भारत में विद्यालय समाज में फैली जो सांप्रदायिकता है, प्रदूषण है, मूल्य में आ रही गिरावट है और बढ़ती जनसंख्या जैसी समस्याएं हैं, इनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब अगला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो निश्चित ही समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है विद्यालय। समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इन सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्यालय मदद करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो यहाँ पर पॉइंट नंबर आप 7 देख रहे हैं। यह है समाज की राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप आदर्श नागरिक तैयार करना। अब देखिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसके नागरिक वैसे ही बने जैसा वह चाहते हैं। तानाशाही व्यवस्था में अनुशासित और आज्ञाकारी नागरिकों की आवश्यकता होती है। जो प्रजातंत्र ऐसे नागरिक प्राप्त करता है जिनमें स्वतंत्र रूप से सोचने व निर्णय लेने की योग्यता हो तथा जो अपने अधिकार और कर्तव्यों को समझते हों। ऐसे ही अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में आदर्श नागरिक के मापदंड अलग अलग हैं। दोस्तों, विद्यालय समाज की राजनीतिक स्वरूप के अनुरूप अच्छे नागरिकों को तैयार करने का कार्य करती है। तो जितना भी आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं ऊपर में, जितना भी चाहे तो विद्यालय का समाज पर प्रभाव या समाज का विद्यालय पर प्रभाव, ये जितना भी तथ्य है, इसके आधार पर स्पष्ट है कि विद्यालय और समाज एक दूसरे के पूरक एवं सहयोगी है। दोनों का परस्पर सहयोग इन्हें शिक्षा की प्रभावशाली संस्था बनाने में मदद करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आज की बात करें तो शिक्षा की प्रभावशाली संस्था करने में मदद तो कर रहा है, परंतु यदि वस्तु स्थिति पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि वर्तमान स्थिति में इसका परस्पर संबंध अधिक प्रभावशाली नहीं है।
इनमें परस्पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इनके संबंध को सुधारना आवश्यक है। तो दोस्तों यह था विद्यालय और समाज के बीच संबंध। तो दोस्तों इन 2 क्लासेस में मैंने आपको क्लियर किया समाज और शिक्षा के बीच संबंध और विद्यालय और शिक्षा के बीच संबंध। ये चैप्टर लगभग क्लियर हो चुका है। अब इसका MCQ आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने चैनल के थ्रू पोस्ट करूंगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे।